नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने 2023 में होने वाले चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने से पहले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान की घोषणा कर दी है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा और 26 मार्च तक चलेगा। इसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान की 26 जनवरी से पूरे देश में शुरुआत की जाएगी। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान में विचारधारा के आधार पर राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसका चुनाव से लेना देना नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं। ये 100% राजनीतिक है। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की विफलताओं से जन जन को अवगत कराएगी। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने। इस अभियान के लोगों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। ये लोगो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का और ये लोगो है भारत जोड़ो यात्रा का। रंग एक ही है, डिजाइन एक ही है, पर एक महत्वपूर्ण बात जो आज के लोगों में है, जो भारत जोड़ो यात्रा के लोगों में नहीं था। आपने देखा होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा हमारा चुनाव चिन्ह है। भारत जोड़ो यात्रा में यह चुनाव चिन्ह नहीं था। हमारा कहने का मतलब है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान राजनीति से ऊपर हटकर विचारधाराओं के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए। चुनाव से कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था। हालांकि रोज आलोचना हुआ करती थी मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना सीधा है, मोदी सरकार की विफलताएं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक सीधे तरीके से 100% राजनीतिक अभियान है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में वो नहीं कहा जा सकता। तो यही महत्वपूर्ण अंतर है भारत जोड़ो यात्रा में और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में। पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जैसा कि मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। इसके बाद तीसरा चरण भी हो सकता है, चौथा चरण भी हो सकता है, पर अब के लिए दूसरा चरण ही कांग्रेस संगठन जुड़ जाएगा। 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6 लाख गांव हैं और संगठन की ओर से हर एक राज्य में प्रयास किया जाएगा कि हम घर घर तक राहुल जी का एक पन्ने का संदेशा और ये जो आज रिलीज हुआ है एक पन्ने का चार्जशीट, ऐसे तो 100 पन्ने भी तैयार किया जा सकता था, पर आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा और व्हाट्सएप में 100 पेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। कुछ का साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, इसी के आधार पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। तो भारत जोड़ो यात्रा अभी चल ही रही है और इसी बीच कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स हैं और मुन्ना खान नेता कांग्रेस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना खान जी, आपसे सवाल, आपकी पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राजनीतिक यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, तो क्या कुछ है कांग्रेस का जो विचारधारा है, क्या कुछ आपका एजेंडा है आने वाले समय में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर? किस तरीके से आप इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे?
सबसे तो पहले अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीम का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। जी दूसरी बात है अलका जी, बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हुआ, जिस तरह से जन सैलाब लोगों के उभरे और उम्मीदें जगी, जी इसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता श्री जयराम रमेश जी ने कहा है कि जी ये यात्रा राजनीतिक है और ये यात्रा मोदी की जो विफलता है उसको गिनाने के लिए जी ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी कांग्रेस के द्वारा। तो मोदी सरकार की, बीजेपी की कई विफलता है, जैसे कि बीच में हमारे राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश जी ने कहा कि जी मोदी का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो मिला लेकिन सबका विश्वासघात हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ 2-4 लोगों के हुए, जैसे अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। तो इन 2-4 मित्रों के ही विकास हुए, न कि भारत के जनता का विकास, न भारत के जनता का विकास हुआ, न किसी उद्योग इसका युवा का विकास हुआ, नहीं किसान का विकास हुआ। मोदी सरकार का नारा था 2022 में किसान की आय दुगुनी करेंगे, आय दुगुनी नहीं हुई। मोदी सरकार का नारा था कि 2022 तक हर गरीब के घर पे छत होगा, सर पे छत होगा, सर पे छत नहीं मिले। मोदी सरकार का वादा था 2022 तक हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज पे बैठेंगे, ऐसा नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, ऐसा नहीं हुआ, बना नहीं। बुलेट ट्रेनें चलनी थी, वो नहीं चला। तो जिस तरीके से भारत के लोगों को मोदी सरकार के द्वारा छला गया है, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में झूठ परोसा गया है, उसी झूठ को उजागर करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, ताकि लोगों से जनसंपर्क बने और जो बीजेपी के झूठ और लूट की जो राजनीति है वो उजागर हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ये सरकार जब बनी थी तो ये सरकार महंगाई पे ढोल लगारे पीट कर बनी थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार फलान ढिकाम सरकार। आज आप महंगाई देख लो, लोगों के किचन के बजट बिगड़ रहे, सरकार के कानों पे जूई तक नहीं रेंग रहा। 200 रुपए सरसों, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, जाके 60-65 रुपए था। 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल थे जो कभी 100 के पार है। 300-350 रुपए के गैस सिलेंडर 1200 के पार है। ये सारी समस्याएं हैं ठीक जो है, ठीक है, जनता से जुड़ी हुई ठीक है, है मुन्ना जो उस खान पे जी, ध्यान नहीं आपने देकर अपनी के बात रख ली। सरकार। अब डिबेट लंबा चलेगा और मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन आलोक वत्स जी नेता बीजेपी हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। आलोक वत्स जी, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है और इस बार सामने से कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा है और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ वो जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि किन किन नीतियों की वजह से जनता परेशान है। महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। सीधा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि वो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाने जा रहे हैं। देखिए अलका जी, जी मुन्ना भाई की आवाज बहुत धीमी आ रही थी, जी लेकिन फिर भी मैं उनकी भावनाओं को समझ गया वो क्या कहना चाह रहे थे। जी चलिए, आज मुझे खुशी है कि कम से कम कांग्रेस वालों ने ये तो स्वीकारा कि वो राहुल गांधी जी जो कर रहे थे अभी तक, वो पिकनिक यात्रा था, मौज मस्ती का यात्रा था। 100-200 लोगों की टोली लेकर अब वो राजनीतिक यात्रा चालू करवा रहे हैं। तो अब नेताओं ने पिकनिक कर लिया, तो अब वर्कर से पिकनिक करवा रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये हाथ से हाथ जोड़ो वाले लोग हाथ मलते रह जाएंगे और 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी इससे भी ज्यादा मेजोरिटी से एस्टैब्लिश होंगे। ये महंगाई का मुद्दा, ये बेरोजगारी, ये तो कितने दिन से चिल्ला रहे हैं, इस जबली को तो कितने दिन से बजा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता प्रबुद्ध हो चुकी है। हिंदुस्तान की जनता वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन कर रही है कि आज विश्व में जितने भी बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, फ्रांस, सब जगह डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है और नरेंद्र मोदी ने 7% पर हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन को बांध रखा है। हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.29% है, कांग्रेस के रेजिम में ये 6.39% था। तो हम हर मापदंड में जितने भी सूचकांक हैं प्रगति के, आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़े हो गए हैं और ये बात कर रहे हैं कि लोगों को जाएंगे समझाने कि आपको नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिया, किसी और का विकास किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके टेलीविजन के माध्यम से, शौचालय किसको दिया गया? 20 मिलियन मकान
प्लांट किसको दिए गए, राशन किसको दिया गया, 20 किलोमीटर 19.16 किलोमीटर रोड बनाकर किसको समर्पित किया गया, हाईवे किसको बने, डबल एयरपोर्ट हो गया इंडिया में, 14 से 44 एम्स बना दिए, और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। आपने क्या दिया जी? 482 अरब डॉलर का घोटाला कांग्रेस ने 7 साल में किया। आपके सारे नेता अगर इतने पाक साफ है तो सारे बेल पे क्यों है? जी, नाम बताने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, एक दो बेल वाले तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुन्ना भाई, हमारे यहाँ सीना ठोक कर हमने एक भी घोटाला नहीं होने दिया है। घोटाला रहित सरकार है, यहाँ ईमानदारी है, यहाँ सच्चाई है, यहाँ लोगों के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, तभी देश को दुगनी प्रगति से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान वाले लोग हाथ मलते रह जाएंगे और 2024 में फिर से हम स्टैब्लिश हो जाएंगे। 350 का टारगेट है और 350 क्रॉस करके रहेंगे। और बात कर रहे हैं राहुल गांधी हमसे सत्ता ले लेंगे। अरे 6 प्रधानमंत्री घूम रहे हैं इस देश में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, शरद पवार प्रधानमंत्री, उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, केसी राव प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री? मुझे जरा समझा दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है इनमें से कौन प्रधानमंत्री, किसके पास वो ताकत है जो नरेंद्र मोदी जैसे 56 इंच के सीना वाले योद्धा से टक्कर ले ले। आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए और जनता को दिखाते रहिए। जनता ने तय कर लिया है कांग्रेस मुक्त भारत, और अब ये लोग जो है ना उसके आखिरी कगार में ताली बजाने वाले लोग हैं, ये सब लुप्त हो जाएंगे। भारतीय राजनीतिक पटल से इनकी विदाई भारत के जनमानस ने तय कर रखा है। जी, आलोक वत्स जी ने अपनी बातें कही। मुन्ना खान जी, आपने सुना क्या कहा बीजेपी नेता ने? बीजेपी नेता ने कहा कि आप हाथ मलते रह जाएंगे चुनाव में, आपको आपकी बातों पर जनता भरोसा नहीं करेगी, और ये 350 सीटों का लक्ष्य की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे ऊपर जीतेंगे। आपको क्या लगता है? अलका जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे बीजेपी के मित्र, बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी लगभग 4 साढ़े 4 सवाल किए। आप सुन तो ले मित्र, हमारे धैर्य रखे, सुने। 4 मिनट 4.5 मिनट के दौरान इन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री शब्द का उपयोग नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री पद के गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी के मित्र कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। इस दौरान एक बार भी इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, जबकि इतने उच्च पद है, शोभनीय पद है, नाम लेना चाहिए। खैर छोड़िए, ये बीजेपी का मसला है, हमारे लिए तो प्रधानमंत्री है। मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के 2019 में जो वादे थे, क्या वो 2023 में धरातल पे दिख रहा है? जवाब आएगा, नहीं दिख रहा। लोगों से जब जनसंपर्क जन समूह बनाने जब हम लोग निकलते, जो संवाद करते हैं लोगों से, तो लोगों का जवाब ये आता है कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी झूठी पार्टी देश में नहीं आई, इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला, इतने बड़े झूठे गृह मंत्री देश को नहीं मिला। अगर एम्स बने हुए कागजी कार्रवाई पे कहते कि हमने एम्स तैयार कर दिया। साउथ के अंदर कर्नाटक एक जगह जहां इनके मंत्री ने कहा कि एम्स तैयार हुआ, जब वहां वेरिफिकेशन कांग्रेस के द्वारा किया गया, पता लगा वहां पे गड्ढे ही हैं, एम्स का वो बाउंड्री तक नहीं हुआ, बनने तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से ये झूठ परोसते हैं, इस तरीके से ये झूठ बरगला करके पूरे हिंदुस्तान में परोसना चाहते हैं। तो ये बीजेपी, नीतीश कुमार इनके सहयोगी नहीं कहा था कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो ये झूठ बोलने में माहिर है, ये लोग सपने के सौदागर है, सपने बेचने में माहिर है। इनके जो 2019 में जो वादे थे,
वो आज तक पूरे नहीं हुए। ये 2022 में 2027 की बात करते, 2019 में इन्होंने 2022 की बात की थी। तो ये 5 साल 4 साल काम प्लस की बात, कुछ किया नहीं। युवा इतिहास में पहली बार आजादी के बाद 45 करोड़ युवा बेरोजगार है। वो देश को ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे निर्भर है, उस देश को ये विश्व गुरु बनाने के लिए कहते हैं। जिस देश में किसान की आय 1.5% घटी हो, उस देश को ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। विश्व गुरु कैसे बनेगा? जहां युवा बेरोजगार हो, जहां किसान परेशान हो, जहां महिलाओं पे अत्याचार हो, जहां व्यापारी परेशान हो। इन्होंने जीएसटी लगाया जो आज तक व्यापारियों को समझ नहीं आया। 28 बार इन्होंने जीएसटी को चेंज करने का, बदलने का काम किया, फिर भी आज तक इस सरकार को जीएसटी समझ में नहीं आई, तो व्यापारी को क्या समझ में आएगा? दूसरी चीज, ये कह रहे थे जब 2014 में आए थे तो ये 5 ट्रिलियन की बात करते थे। आज 2022-23 आ गया, आज ये 5 किलो अनाज की बात करते हैं। क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं गलत दिशा में एक भटके हुए राही की तरह देश को ले जा रहे। कोई भटका हुआ राही अगर किसी से रास्ता पूछता है, वो कहता है 2 किलोमीटर बाएं जाए आपको लाल किला आ जाएगा, फिर ताजमहल आ जाएगा, तो ताजमहल आ जाएगा, तो वो उसी के कहे हुए रास्ते पे चलता है। क्यों? उसे पता नहीं है। तो देश चलाना बीजेपी को आ नहीं रहा, देश को कहीं ना कहीं गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश बीजेपी की बार बार हुई। हाँ, एक फायदा तो हुआ है, 2-4-5 उद्योगपति है, उनको काफी फायदा हुआ है। जैसे अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, जो हमारे मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं, उनको काफी फायदा हुआ है। आज जीएसटी का कलेक्शन 53% गरीब लोग अदा कर रहे, लेकिन जो उद्योगपति है बड़े बड़े, उनके यहाँ से सिर्फ 3% जीएसटी का कलेक्शन होता है। अगर उनके यहाँ से पूरा जीएसटी कलेक्शन हो तो मैं समझता हूँ आधे हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करेगी। इस सरकार को मित्र को लेकर के चलना है। मित्र अभी इनको 2024 का चुनाव लड़वाएगी, तो ये जब तक उन्हें फाइनेंस नहीं करेंगे तो 2024 के चुनाव में उनका सहयोग इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो सरकार नीति और दशा, नियत और नीति, ये 6-7 मित्रों पे ही टिकी हुई है। बाकी अभी हमारे मित्र कह रहे थे विकास हुए, तो मित्र विकास आपके मिस्टर इंडिया है क्या? आपको ही दिखता है, दूसरों को नहीं दिखता। विकास होता, विकास बताओ ना, क्या युवा का विकास हुआ? नहीं हुआ। किसान का हुआ? नहीं हुआ। नौजवान का हुआ? नहीं हुआ। व्यापारियों का हुआ? नहीं हुआ। महिलाओं का हुआ? नहीं हुआ। जो छोटे छोटे लघु उद्योग वाले थे उनके व्यापार ठप पड़े, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये सरकार की गलत नियत और नीति की वजह से। इस पे बीजेपी के सवाल के जवाब नहीं। बीजेपी के मित्र हमारे आलोक जी 4 सवाल पे जवाब देते हैं। शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, चार चीजों पे आप सवाल पूछो, फट बीजेपी के मित्र जवाब देंगे। क्योंकि इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो इनकी डिक्शनरी नागपुर से निकलती है, उसमें इनकी पढ़ाई बस यही है। 4 चीजों पे, 4 सवालों पे जवाब देंगे, और 4 सवालों पे ये जवाब नहीं देंगे। वो 4 सवाल क्या है? रोजगार, किसान, युवा, व्यापारी, महंगाई, ये 5-6 चीजों पे ये जवाब नहीं देते। क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी सी शर्म तो आ ही नहीं होगी बोलने में। मैं बताऊं कैसे? क्योंकि 350 का सिलेंडर 1200 का है, 60 रुपए का पेट्रोल 100 का है, 40 का डीजल 90 है, ये सरसों तेल 70 का 230 है। ये जवाब कैसे देंगे? इनपे जवाब कुछ नहीं है। हाँ, जवाब हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करवा लो, आप शमशान कब्रिस्तान पे करवा लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे करवा लो, ये भरपेट बोलते हैं। ये सपने के सौदागर सपने बेचने में माहिर है। धरातल पे आज इनका कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए आज आप देखो जैसे जैसे चुनाव आ रहे, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी का एजेंडा हिंदू और मुस्लिम है। अभी मैं कुछ देर पहले डिबेट में बैठा था, वहां पे भी बस हिंदू और मुस्लिम की टॉपिक चल रही है। क्यों? विकास कुछ हुआ नहीं, देश में बताने को कुछ है नहीं। बीजेपी सरकार मंथन कर रही है कि अब ये 2023 और 2024 का चुनाव किस तरह जीता जाए, चाहे धन का उपयोग हो, बल का उपयोग हो, ईडी का हो, सीबीआई का हो, इनको जीतना है। तो ये तैयारी 2024 में लगे। अब ये 2024 में लगे। अब ये 2024 तक अगर युवा को तैयार करते, युवा को रोजगार देते, किसान को रोजगार देते, महिलाओं की सुरक्षा करते, व्यापारियों के व्यापार बढ़ते, तो मैं समझता हूँ इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, न इतने खर्च करने की,
और न 150 यात्रा करने की जरूरत पड़ती, न 150 इनके जो यात्रा चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं। मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, आपने कहा कि सरकार जो है वो कुछ करती नहीं है। सड़कों के हालात आपकी सरकार में क्या थे? वर्तमान समय में सड़कों के हालात क्या हैं? आप कह रहे हैं किसानों के लिए नहीं कुछ करती है सरकार। सरकार किसानों के लिए सम्मान निधि योजना लेकर आई है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। सम्मान निधि योजना का, अलका जी मैं बता दूं, सम्मान निधि योजना का क्या है? सम्मान निधि योजना नहीं, मेरा सवाल यह है कि 12 महीने सिंधु बॉर्डर पे किसान बैठा रहा, जहां से 12 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री वहां मिलने नहीं जाते, लेकिन 1200 किलोमीटर दूर बॉम्बे, जहां अडानी के पोते का सेलिब्रेशन होता है, वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंच जाते। तो क्या इसे किसान का सम्मान बताओगे? सर, किसानों के सम्मान में वापस ले तो लिया नया कृषि कानून जो है वो वापस ले लिए किसानों के सम्मान में। चलिए ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ आलोक वत्स जी से। आलोक वत्स जी, ये कह रहे हैं कि आपके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर बात करते हैं। आप विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते, रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, किसानों के लिए बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के पास विकास योजनाओं को गिनाकर वोट मांगने का अवसर नहीं है, इसलिए आप लोग जो है धर्म को बीच में ला रहे हैं। आपके पास मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। आप 2019 में 2022 की बात करते हैं और 2022 में 27 की बात करते हैं। ऐसा है अलका जी, मुन्ना भाई मेरे पुराने मित्र हैं, मुन्ना खान जी, इनके अंदर ये ललक है कि मैं सत्ता में आऊं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इनके जीते जी ये सपना पूरा हो पाएगा। ये कह रहे हैं कि हम विकास नहीं कर रहे, तो जनता हमें रिपीट क्यों कर रही है और प्रचंड बहुमत से रिपीट क्यों कर रही है? और ये 0/0 पर क्यों आउट हो जाते हैं? लड़की हूँ, लड़कती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, कितना जोरदार मुद्दा उठाया था माननीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हासिल क्या हुआ? रहा न कोई रोबन हारा, कोई रोने वाला भी नहीं था एमएलए जो उनके गले लग के रोता। जनता ने सुखड़ा साफ कर दिया, जनता मन बना चुकी है, बहुत हो गया कांग्रेस मुक्त भारत। हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है कांग्रेस मुक्त भारत। ये लोग तो आखिरी नुमाइंदे हैं। लेकिन आलोक वत्स जी, मुसलमान क्रूर शासकों ने आलोक जी हमारे मंदिरों पर अत्याचार किया, तो सनातन धर्म अब जाग चुका है, भारत का हिंदू जाग चुका है। जी बिल्कुल, अपने मंदिरों को मुक्त कराकर ही दम लेंगे। जी आलोक जी चलेगी। आलोक जी, आपकी बात और सुनेंगे, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन ये बात भी, ये आरोप भी तो सत्य है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी सरकार चुप रहती है, आपके नेता चुप रहते हैं। आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होती है तो आप बीच में सनातन धर्म ला देते हैं। कांग्रेस नेता का ये आरोप है। आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करते। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है। पिछले दिसंबर महीने में 10.5% बेरोजगारी बढ़ी है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5% बढ़ी हुई है। एक भी दंगा मोदी शासन में नहीं हुआ इस देश में। सर, दंगे की बात दंगे की जगह, सर दंगे की बात दंगे की जगह रोजगार के मुद्दे पर आपकी पार्टी क्यों नहीं बात करती है? मैं जवाब देना चाहता हूँ। 24 घंटा बुलडोजर तैयार है। सर, दंगाइयों के लिए तैयार है, लेकिन देश के युवाओं के लिए क्या है सरकार के पास? अगर बलात्कारी हो गए तो रोक दिए जाओगे, अगर सरकार का जमीन हड़पे तो रोक दिए जाओगे। क्या शुरुआती का मत का, क्या मुख्तार अंसारी का? आलोक जी, अपराधियों के खिलाफ आपकी सरकार बुलडोजर चला रही है, लेकिन युवाओं का देश है, युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? युवाओं के लिए हमारे पास स्टार्टअप में इतनी योजनाएं हैं, 47 योजनाएं हैं स्टार्टअप में, और
और लोग उसका फायदा उठाकर अपना अपना रोजगार स्थापित कर रहे हैं। तो सर बेरोजगारी बढ़ने कम होने की बजाय बढ़ क्यों जा रही है सर? अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो आप ही के वैश्विक स्थिति को नकार नहीं सकती है। यूक्रेन रशिया युद्ध के मार पड़ी है। वैश्विक स्थिति है कि महंगाई और इन्फ्लेशन चरम पे है, उसके बावजूद हम 7% में मान। और एक आंकड़ा आपको और बता दूं, 2004 से 2014 के बीच आंकड़े उठा के बोलिए मुन्ना खान जी को देखने के लिए। महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट was 11.4% और मोदी के रेजिम में 7% से ऊपर नहीं खसकने दिया है। और ये बात कर रहे हैं महंगाई की, ये बात कर रहे हैं सिलेंडर की, ये बात कर रहे हैं पेट्रोल की। क्यों इन्होंने अभी हिमाचल में इनकी सरकार बनी, क्यों इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए? बता देते वहां। लेकिन सर आपकी सरकारों में भी तो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अगर हिमाचल में बढ़ गए तो आपकी सरकारों में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ये तो स्कीम को जिनको वादा करके ये सरकार में आए हैं, पैसा नहीं है देने के लिए लोगों को। आप देखिएगा लोग दबा दबा के हिमाचल में सड़कों पे मारेंगे इनको जी। और वो दिन दूर नहीं जब फिर से हिमाचल की सत्ता पर हम काबिज हो जाएंगे, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करीब किए हैं। इन्होंने वहां के लोगों को पेंशन स्कीम। ठीक है आलोक वत्स जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं मुन्ना खान जी से। मुन्ना खान जी, आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार जैसे ही हिमाचल में बनी आप दूसरे राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पे बीजेपी राज्य के आप ढोल पीटते हैं, लेकिन आपकी सरकार जैसे ही हिमाचल में बढ़ी आपने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। आप कहते हैं कि अगर बीजेपी महंगाई ला रही है तो आपकी भी जहाँ पे सरकारें हैं आप भी राहत नहीं दे रहे हैं जनता को। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, पहले मित्र हमारे शांत हो जाए। आलोक वत्स जी शांत हो जाए, मित्र हमारे शांत हो जाए। आलोक वत्स जी शांत हो जाइए, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं मुन्ना खान जी। बोलिए मुन्ना सर। पहली बात तो ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। दूसरी बात यह है, इन्होंने अभी हिमाचल की बात की जी, तो इनके पास ये डाटा नहीं कि हिमाचल में कितने पेट्रोल के दाम बढ़े और क्यों बढ़े और कब लागू हुए, ये पता नहीं है जी। ये झूठ परोसने का काम है इनका। दूसरी बात मैं बता दूं, ये बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो अलका जी, कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, कांग्रेस बीजेपी के 5 सिस्टम से भी लड़ रही है। फुटबॉल नहीं खेलेगा, क्रिकेट 5 सिस्टम ये कि बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी के मशीन से, बीजेपी के मीडिया से और बीजेपी के मनी से। तो 5 से लड़ाई हुई, एक बीजेपी है, 6 से लड़ रही है कांग्रेस। आलोक वत्स जी आपका भी टर्म आएगा, आपको भी समय मिलेगा सर। पहले मुन्ना खान जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। आप अपनी बात रखिएगा सर, ऐसे तो कोई सुन नहीं पाएगा, जनता तक आपकी आवाज नहीं जा पाएगी। आलोक वत्स जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, अरे नीचे तो दंगा करते हो, टीवी पे तो शांत हो जाओ, टीवी पे दंगा मत करो यार मेरे। आप सुन ले, शांति से सुन ले। अलका सिंह जी, मेरा ये जवाब था कि बीजेपी से ही कांग्रेस नहीं लड़ रही, कांग्रेस बीजेपी के 5 सिस्टम से भी लड़ रही है। बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मशीन से और बीजेपी की मीडिया से। जिस तरीके से आज लोकतंत्र को हत्या करके जितनी भी संस्थाएं उस पर सरकार जिस तरीके से अपना अधिकार जमा बैठी है, तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र का हत्या है। चुनाव के बाद जैसे देखते हो आपकी चुनाव आयोग पे सवालिया निशान लगता है। लोगों को आज टीएन सेशन की याद आती है कि कितने अच्छे चुनाव आयोग थे जो चुनाव करवाते थे, वो सवाल लग रहा है। आज लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आज लोग सरकार की मंशा। ठीक है मुन्ना खान जी लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। जिस राज्य में आपकी पार्टी जीतती है तब वहां पर ईवीएम सही से काम करता है, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां ईवीएम खराब हो जाता है। आप लोग ईवीएम के साथ भी भेदभाव करते हैं। चलिए इस भेदभाव को साइड में रखते हैं और बात करते हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा को कितना सफल देखते हैं? कितना फायदा मिला आपकी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा 100% सफल हुई। जिस तरीके से बीजेपी के लोग कोरोना का बहाना लेकर के रोके,
उस पे राहुल गांधी जी पे अभद्र टीका टिप्पणी की, उनके कभी टी शर्ट पे सवाल उठा, कभी उनके जूते पे सवाल उठा, कभी मंदिर जाने पे सवाल उठा, कभी मस्जिद जाने पे सवाल उठा। वो सारे सवालों के बीच हमारे राष्ट्रीय नेता ने जिस तरीके से यात्रा को पूरी करने की कोशिश की और कुछ ही दिन का समय बचा है, जो श्रीनगर लाल किले पे भारत जोड़ो यात्रा का झंडा फहराया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की शुरुआत फिर दिल्ली से हाथ जोड़ो की यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये सभी संवाद लेकर जितने भी हिंदुस्तान वासी हैं, लोगों के पास कांग्रेस पार्टी जाएगी और ये बताएगी कि पहली सरकार बेहतर है या ये झूठी सरकार बेहतर है। कांग्रेस पार्टी में ये सर क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में, आप ये भी तो बताइए कि आप बीजेपी सरकार से अलग क्या कुछ देने वाले हैं। आप ये क्यों नहीं बता रहे? आप तो कमियां गिना रहे हैं, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, 9 राज्यों में चुनाव होने को है, लोकसभा चुनाव में भी कुछ समय बचा हुआ है, साल 1.5 साल का। तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपकी पार्टी क्या देगी? आपके पार्टी के पिटारे में जनता के लिए क्या है? अलका सिंह जी, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी से अलग कांग्रेस पार्टी एक सच्चाई देगी, सच्चाई जो कि भरोसा 70 सालों से जनता के बीच है, जो कि सरकार ये 9 सालों में खोने का काम किया है। आज लोगों का भरोसा बीजेपी सरकार से उठ चुका है। आज लोगों को पता है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार गुमराह करती है जनता को, और हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये करके वोट बटोर करके सरकार बनाती है और सारे के सारे फायदे दूसरे रास्ते। मुन्ना खान जी, बीजेपी क्यों ना करे, बीजेपी क्यों ना करे? हिंदू मुसलमान आप नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टी के नेता जो हैं वो सनातन धर्म पर लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, सनातन धर्म से जुड़े गुरुओं को जो कथावाचक है उन पे टारगेट करते हैं। आपकी पार्टी भी तो यही कर रही है सर वर्तमान समय में। राहुल गांधी हर बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो बताते हैं कि हिंदू कौन है, असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी सही कहते हैं, असली हिंदू और हिंदू का वो फर्क समझा रहे हैं। जो हिंदू है उनकी बात और जो बीजेपी के हिंदुत्व है उनकी बात, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो हमारे सनातन धर्म के हिंदू है वो बहुत सॉफ्ट और करुणा है, और जो हिंदुत्व है वो जहर घोलने का, विष घोलने का काम पूरे देश के अंदर कर रही है। तो फर्क सीधा सीधा ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। इनको हिंदुस्तान का प्यार नहीं है। ये अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पे गोडसे भी चला करते थे, सावरकर भी चला। सर एक एक करके बोलिए, एक एक करके बात कीजिए। आलोक वत्स जी आपके पास आएंगे। मुन्ना खान सर एक मिनट में अपने जवाब को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम आलोक वत्स जी के पास जाएंगे। आप 1 मिनट का समय है आपके पास, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आलोक वत्स जी से उनका स्टैंड लेंगे। वो उनकी क्या बात रखते हैं, वो अपना मुद्दा, बीजेपी का क्या मुद्दा रखते हैं। आलोक वत्स जी बोलिए। बोलिए मुन्ना खान सर, एक मिनट का समय है आपके पास, आप अपना स्टैंड रखिए, अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। मेरे पार्टी का स्टैंड है कि युवा जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो हो रही है, इसका मेन उद्देश्य और इस संदर्भ में की जा रही है कि युवाओं को रोजगार मिले, और किसान जो आज परेशान है, जो हिंदुस्तान का रीढ़ कहे जाने वाला किसान, जो कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जिस तरीके से भोजन वितरण करने का काम किसान के द्वारा किया गया है, वो सराहनीय कार्य था। तो उस किसान की आज 1.5% आय घट चुकी है, जो कि मोदी सरकार का कहना था, इनका नारा था कि किसान की आय हम दुगुनी करेंगे। तो मेरा मकसद किसान, मजदूर, युवा और महिला है, ये 4 चीजों को लेकर के, और देश का जो विकास है, जो डीजीपी गिर रही है, जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ चल करके लोगों से जन संवाद करके उन्हें ये बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर झूठ परोसने का काम किया। और कुछ आज बीजेपी के प्रवक्ता बेशर्म लोग आज भी टीवी डिबेट में आके कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं, तो लगता है उनके घर में 1200 के सिलेंडर नहीं आ रहे, 250 के सरसों तेल नहीं आ रहे, वो 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में नहीं भरवा रहे। इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए।
पता नहीं आपने मुझे बेगवाद कहा, आप मुझे बेशर्म कह रहे हैं। आप कृपया अपनी जुबान को लगाम दें, नहीं तो ये भाषा मुझे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान जी, मेरे सवालों का एक जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है, बीजेपी सरकार में किसान परेशान है, किसानों को रियायतें नहीं मिल रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सर, आपकी सरकार में क्या हो रहा है? जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पे भी तो युवा बेरोजगार है, वहां पर भी किसानों को क्यों नहीं रियायतें दे दी जा रही हैं? राजस्थान में आपने कहा कि आपकी सरकार बनेगी, कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। सर, किसान राहुल गांधी की यात्रा के दौरान किसान उनका घेराव कर रहे थे। सर, आलोक वजीर, चुनाव होने को है 2023 में। आलोक वजीर सुन ले, हर बार ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। लोगों की नजरों में आ चुकी है कि ये सरकार। आलोक वजीर जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि आपकी सरकार जिन राज्यों में है, महिला आपको वोट नहीं कर रही, ये सरकार बन कैसे रही है? ये बात लोगों को समझ में आ रही। आलोक वजीर के सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन सर आप इस बात पे तो क्लियर कीजिए, राजस्थान में आपने किसानों का कितना कर्ज माफ किया कि उन्हें राहुल गांधी की यात्रा के बीच में आना पड़ा? हमने वादा किया था राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही किसान के कर्ज को माफ करेंगे, और हमने 10 दिन में कांग्रेस पार्टी ने किसान का कर्ज माफ करने का काम किया। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो भी मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसके 10वें दिन हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, वो हमने किया। यही तो फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। बीजेपी झूठ परोसने में माहिर है। सर, तो राजस्थान में राजस्थान में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो किस मुद्दे पर कर रहे हैं? उनका तो कहना है कि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। अलका सिंह जी, 11 समस्याएं थी किसान के, जिसमें 9 को सुलह किया गया, 3 बचे हैं, और चुनाव से पहले मैं वादा करता हूं किसान की जो समस्याएं वो दूर हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी बताए कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण पे किसान का क्या किया, राष्ट्र लेवल पे किसान के हित में क्या कार्य किए वो बताए। जो इनका वादा था कि 2022 तक हम किसान की आय दुगुनी करेंगे और 1.5%। ठीक है, आपके सवाल मैं पूछ लेती हूँ आलोक वत्स जी। सर, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, अब चुप हो जाइए। आपके सवाल मैं पूछ रही हूँ आलोक वत्स जी से। आलोक वत्स जी, आपकी सरकार ने 5 सालों में, पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी आपकी सरकार ने किसानों के हित के लिए कितने कदम उठाए? क्या किया किसानों के हित के लिए? कितना कर्जा माफ किया? कितनी नई योजनाएं लाए? आप बताएं। देखिए, अब मुन्ना भाई को बोलिए जरा इत्मीनान से सुने, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जवाब दे। पहली बात तो मुन्ना भाई ने 2-4 शब्द का इस्तेमाल किया जो अलोकतांत्रिक है। सवालों के जवाब दो। ठीक है मुन्ना जी, शांत रहिए, वो बोल रहे हैं, आलोक वत्स जी बात कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बेशर्म कहा और इन्होंने कहा कि ये झूठा पार्टी के लोग हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस अगर इतनी दूध की धुली है तो राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार में इंडिया में नंबर 1 क्यों है? ये देखिए, सवाल को भटका दिए। आलोक वत्स जी, आप बताइए, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा सवाल किसानों से जुड़ा हुआ था। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार सबसे ज्यादा किसान हितैषी है, तो आपकी सरकार ने किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए क्या कुछ किया है इन बीते सालों में? किसान सम्मान निधि योजना जी हमारी किसानों के लिए है। हर किसान के खाते में अब तक 22,000 करोड़ रुपया जा चुका है जी। और इन्होंने जहां जहां हम पर उंगली उठाई जी, लखीमपुर खीरी में किसानों को रोक दिया। उसके बाद बागपत के क्षेत्र में सारे जाट नेता हमारे खिलाफ है, राकेश टिकैत बड़े लीडर है, पूरा किसान बीजेपी के खिलाफ है। राकेश टिकैत के घर में हमने उनकी सीट जीत के दिखा दी और लखीमपुर खीरी में 6 की 6 सीट जीत के दिखा दी। किसानों को पता है उनका हितैषी कौन है। ये कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनने वाले सनातनी ये न सिखाए हमको सनातन धर्म।
ठीक है, आलोक वर्ष जी आप कह रहे हैं कि किसानों को रौंद दिया, किसानों को तो रौंदा। वो बात भले ही है कि वो अजय मिश्रा टेनी के बेटे इसमें शामिल थे, इस बात की चार्जशीट में भी इस बात को मेंशन किया गया है। तो आप चुनाव अगर जीत जाते हैं, सर सुनिए, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं इसका मतलब ये है कि जो कुछ हुआ वो सब सही है। आप चुनाव जीत जाएं इसका मतलब जो कुछ गलत हुआ वो सब सही है। सर किसान रौंदे गए वो सही है, फिर आप लखीमपुर खीरी में जीत गए इसका मतलब सही है, खबरा के टिकट के इलाके में जीत गए इसका मतलब सरकार सही है। आपने हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगाया, चुनाव में लगाया, और जनता ने उसका जवाब दिया, इसका मतलब आपका एलिगेशन गलत था। आपने जो हमारे पर एलिगेशन लगाया वो गलत साबित हो गया जनता के द्वारा। इतनी सी बात है। बिल्कुल। आलोक वर्ष जी आप कह रहे हैं कि आप चुनाव जीत गए इसलिए आपके जो काम थे वो सारे सत्य साबित हो गए। तो 2014 के पहले जो कांग्रेस की सत्ता थी उसमें भी तो कांग्रेसियों को मैंडेट मिला था, लोगों ने जिताया था, तो उन्होंने भी जो किया था वो सही था एक तरीके से। देखिए, बिल्कुल जनता का फैसला सर्वोपरि, जनता का फैसला भगवान देव तुल्य है। आज हम क्यों काबिज है हिंदुस्तान के पटल पर? क्योंकि हमने जनता जनार्दन का विश्वास जीता है। और क्यों हम रिपीट होते हैं? क्योंकि उनको हमारे काम के ईमानदारी के प्रति ठीक है आलोक वर्ष जी, ठीक है आपका कहने का मतलब है कि जनता ने आपको मैंडेट दिया तो आप सही है और कांग्रेस भी सही है। कांग्रेस नेता कुछ कहना चाहते हैं मुन्ना खान? ठीक है सर आपकी बात कंप्लीट हो गई। कांग्रेस नेता कुछ कहना चाहते हैं, मुन्ना सर क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं अलका सिंह जी, मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ, बहुत घमंड इनको कि चुनाव जीतता हूँ। तो मैं कहता हूँ वो गालिब का एक शेर है कि माना कि तू कयामत है पर कयामत तक तो नहीं। तो एक बार दो बार चुनाव जीतने से इतने घमंड तो रावण की नहीं। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, अभी 6 राज्यों में उपचुनाव हुए, मित्र हमारे कहाँ जीते? विधानसभा हिमाचल में चुनाव हुआ, कहाँ जीते आप? दिल्ली एमसीडी चुनाव हुआ, कहाँ जीते आप? तो 6 जगह से हार के गुजरात के जीत को ढिंढोरा पीटना, और गुजरात में किस तरीके से चुनाव जीता गया है वो वीडियो वायरल बता रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग की खामोशी थी, तो वो खामोशी बयां करने की चुनाव को किस तरीके से जीता गया, वहां पे किस तरीके से धरने क्या गया, वहां पे कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी को बांध करके जंगलों में रखा गया। जितने भी दलित समाज के विधायक थे उनको बांधा गया, उन्हें खदेड़ा गया। उसके बाद ये चुनाव जीत करके लोकतंत्र की हत्या करके अगर सरकार बन रही है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। वो कहते थे कि तोड़ मरोड़ करके सरकार या खरीदी हुई सरकार बने तो मैं हाथों से क्या चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो आज इन लोगों को उन बातों को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे। दूसरा सवाल आपका था कि भारत जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को पप्पू कहलवाने के लिए इन्होंने 15 से 1600 करोड़ रुपया खर्च किए, लेकिन आज वो कहावत याद आ रही है, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो आज वो हीरो निकल करके आया। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के सरकार में खलबली मची है, क्योंकि उसे पता है एक ही नेता है जो राहुल गांधी है, जो इसके सीने पे चढ़ के दाल मथने का काम करेगी। इसलिए ये हर डिबेट में, हर भाषण में राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस करते, क्यों? इन्हें पता है जब तक उनकी बात नहीं करेंगे इनके पेट में हाजमा ठीक नहीं होगा। तो आज इनके पेट का दर्द, सर का दर्द श्री राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी बन चुके हैं, क्योंकि भावी 2024 के प्रधानमंत्री है और बीजेपी टूट रही है। बिल्कुल बीजेपी के विश्वास टूट रहे हैं, बीजेपी से लोग मुन्ना जी आप कह रहे हैं बीजेपी टूट रही है, लेकिन टूट तो आपकी पार्टी रही है सर, टूट आपकी पार्टी रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच घमासान मचा हुआ है, यही हाल रहा मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार गिर गई, सिंधिया चले गए बीजेपी में, टूट तो आपकी पार्टी में है। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? टूट आप कहाँ से बीजेपी टूट रही है सर? आपको लग रहा है कि बीजेपी टूट रही है, लेकिन टूट तो आपका घर रहा है सर।
ये घर टूट नहीं, हमारा घर क्या टूटेगा? 16 करोड़ कार्यकर्ता है, एक आध रूठने और मनाने की कोई बात नहीं। अगर आज आप देखें तो बीजेपी के अंदर 147 एमपी जो बीजेपी में है वो कांग्रेस के ही तो है। अगर बीजेपी कहती है कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, तो फिर हमारे एमएलए एमपी उसमें जाकर के गंगा स्नान करके शुद्ध तो नहीं हो गए। उनको शर्मानी चाहिए कहते हुए कि बीजेपी कांग्रेस भ्रष्ट है, क्योंकि जो हाथ है उस कमल के हाथ में 147 सांसद और ठीक है मुन्ना जी, आलोक वर्ष जी शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए सर। मेरा सवाल मुन्ना जी आपसे है, मनप्रीत बादल जो पंजाब में 10 साल से कद्दावर नेता है, वित्त मंत्री रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं सर। उनका कहना है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो राहुल गांधी से होता है। सर आपके पार्टी के नेता आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो वो राहुल गांधी से होता है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस गर्त में जा रही है। हो जाएगा। छोड़ने वाले आलोक वर्ष जी शांत हो जाइए, आलोक वर्ष जी चुप हो जाइए। मेरा सवाल मुन्ना जी से है, उन्हें जवाब देने दीजिए। छोड़ने वाले लोगों का व्यंग हो सकता है, छोड़ने वाले लोगों के शब्द हो सकते हैं। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी के लिए संजय जोशी के पास शब्द है, नरेंद्र मोदी के लिए आज विनय कटियार के पास शब्द है, नरेंद्र मोदी के लिए लालकृष्ण आडवाणी जी के पास शब्द है, तो इस तरीके के शब्दावली होते रहते। छोड़ने वाले लोग कुछ भी कहे वो मायने नहीं रखता। जो हमारे अंदर है वो हमारे विचारधारा के साथ है और हमारे विचारधारा के साथ चलने को तैयार है। सर अभी आप क्या जो जितने लोग जा रहे हैं क्या वो संजय जोशी और विनय कटियार है? आप मान रहे हैं? कौन मंडल में डाल दिए हैं? नहीं, इनको मार्गदर्शक मंडल में जो डले हुए हैं, मैं आपका सवाल समझा। मंडल में आप मुझे मुन्ना भाई प्रियंका गांधी के बेटे का नाम बताइए जो आपका अगला लीडर होने वाला है, नाम बताइए। पहले तो आप ये बताइए, महात्मा गांधी अमर रहे, गोडसे मुर्दाबाद। बिल्कुल बताइए, मुर्दाबाद। बोलिए, गांधी अमर रहे। सर महात्मा गांधी अमर रहे, गोडसे मुर्दाबाद। बोलिए सर, आप ये कह रहे हैं कि जो जितने भी पार्टी दूसरे पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन छोड़ते हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं या किसी और पार्टी का रुख करते हैं, वो जो आरोप लगाते हैं आप मानते हैं कि वो सत्य है? क्योंकि अगर बीजेपी छोड़कर जा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो आप कह रहे हैं वो सत्य है, तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाला व्यक्ति भी अगर आरोप लगा रहा है तो वो सत्य है, आप मानते हैं? नहीं, आरोप जो लगा रहे हैं तो जाने वाले के आरोप का कोई मायने नहीं होता। मैं ये समझता हूँ, अगर आप उसके विचारधारा को छोड़ करके अगर दूसरे विचारधारा को अपना रहे हो तो स्वाभाविक है आपको सही नहीं लगा और आप जो बोल रहे हो सर, सही नहीं होगा। जोशी याद है, कटियार याद है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जो छोड़कर जा रहे हैं आप उन्हें गलत बता रहे हैं, उन्हें सही कह रहे हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूल जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने समय तक आपकी पार्टी में आवाज उठाते रहे, लेकिन आपकी पार्टी के को उन्हें दरकिनार किया गया। चुनाव के समय में जब कांग्रेस जीती उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी सहयोग था, लेकिन आप कमलनाथ को परिवारवाद की तरफ बढ़ रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब नहीं कुछ दिखा तब ना वो बीजेपी के पास गए। आपके पार्टी का नेता बार बार आपसे सवाल कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, बीजेपी के मित्र का जवाब दे रहा हूँ। अलका सिंह जी, बहुत अच्छा आपका सवाल था। अभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, वो 2002 में कांग्रेस ज्वाइन किया था, लेकिन बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा जब 2 सांसद थे बीजेपी के, 1982 में वो ज्वाइन किया। यशवंत सिन्हा 1981 में ज्वाइन किया जब 1 सांसद थे बीजेपी के। तो आज उनको क्यों भगाया गया? आज वो क्यों पार्टी छोड़ करके चले गए? आज क्यों वो टीएमसी में चले गए? आज क्यों वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए? बीजेपी के पास सवाल का जवाब है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है तो उसे 18 साल हुए, लेकिन जिसे 42 साल हुए वो क्यों छोड़ के चले गए? उनको क्या आपकी विचारधारा समझ में आई? वो खुद कहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जब वो गुजरात जाते थे तो नरेंद्र मोदी उनके लिए पानी भर के लाते थे। आपके कीर्ति झा आजाद चले गए, जब कीर्ति झा राष्ट्रीय संयोजक थे उस टाइम में हमारे नरेंद्र मोदी जिला सचिव थे गुजरात में। तो ये बातें नहीं होती कौन गया कौन आ गया, ये वक्त का पहिया है, परिभाषा है, चलती रहती आती रहती। इनके नेता यशवंत सिन्हा छोड़ के चले गए,
इनके नेता शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ के चले गए, इनके पास जवाब है? नहीं जानता है। ठीक है मुन्ना जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। आलोक वत्स जी, आपने सुना अभी मुन्ना खान जी को, आप अपना पक्ष रखिए। मुन्ना खान जी ने अभी कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए नरेंद्र मोदी पानी भरते थे, तो मैं बिल्कुल भरते थे, चाहता हूँ, बिल्कुल भरते थे। अब आप शांत रहिए कि हाँ शांत है। नरेंद्र मोदी पानी पिलाना जानता है, पानी भरना नहीं जानता है। ये सवालों का जवाब नहीं, मोदी पानी पिलाना जानता है। आप जाने की बात की, आपने जाने की बात की थी मित्र हमारे, तो जाने की बात पे आप जवाब दो। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा जो कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते हैं, जब एक भी सीट सांसद नहीं, एक सीट सांसद थे तब ये ज्वाइन की पार्टी। जब ये नरेंद्र मोदी जी जिला सचिव थे उस टाइम इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तो आज ये आपको छोड़ करके क्यों चले गए? 42 साल के बाद कोई क्यों छोड़ के चला गया? उसके बाद भी हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप कहाँ है? ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस बिना कांग्रेस मुक्त भारत मत देखो सपने, अंग्रेज भी देखते थे, झोला उठा के भाग गए। तुम्हारे मोदी भी भागने वाले, झोला उठा के, टेंशन न लो। 400 दिन बचे, मोदी कह रहे कि 400 दिन बचे, अब उल्टी गिनती आलोक जी, आपकी पार्टी से भी तो लोग सच में गए। बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि आप अपने सीनियर लीडर्स की इज्जत नहीं करते, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, जिन्होंने संघर्ष किया, उन्हें ही पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया। अरे मैडम, बिल्कुल, रिटायरमेंट नाम की भी कोई चीज होती है? ठीक है, मान लेते हैं रिटायरमेंट हो गया। सर समय की कमी है। सर ये बता दीजिए 2024 में बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेगी? क्या एजेंडा है आपका? विकास के सारे शमशान कब्रिस्तान, अपने द्वारा किए गए कार्य, अपने द्वारा किए गए प्रगति, उन मुद्दों पर हिंदुस्तान में जाएगी जनता आवाम के पास। और 350 वोट, 350 सीट से ज्यादा बीजेपी जाएगी या ईवीएम? फिर ये ईवीएम कर रहे हैं। अरे ईवीएम खराब होता तो हिमाचल में आपकी सरकार कैसे आ जाती? एमसीडी में यही तो नियम है। एक राज्य छोड़ दो, 4 राज्यों पे कब्जा करो, 4 राज्य छोड़ दो और पूरे देश पे कब्जा करो, यही तो नियम है। तो मुन्ना खान जी, आप मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ी करके हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बनवा दी बीजेपी ने? हमारा कब्जा होगा, 9 के 9 राज्यों पर हमारा कब्जा होगा और आपका सुपड़ा साफ होगा। ठीक है सर, ठीक है। सुपड़ा मैं जवाब दे दूं, आंसू टपकाने के लिए, ठीक है। और चौड़िया कहीं तो हम भिजवा देंगे। मैं जवाब दे दूं अलका जी? ठीक, हाँ सर, मुन्ना जी बोलिए। ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होगा, तो सुपड़ा इनका साफ हो रहा है। ये 22 राज्य में इनकी सरकार थी, अब बचे हैं 11 में। 11 में भी 6 बहुमत में, 5 में ये तोड़ जोड़ खरीद बिक्री करके सरकार बने हुए, तो इनके सुपड़ा तो इस तरीके से साफ हो रहे। ये पहले अपने सुपड़ा की चिंता करें। सर मानते हैं कि आपको वोट अगर जनता देगी, मुन्ना जी आप मानते हैं कि जनता अगर आपको वोट, ठीक है सर, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस ने 2024 को लेकर चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं और अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तरफ इसको अराजनैतिक नहीं मान रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को। कांग्रेस का कहना है कि ये अभियान 100% राजनीतिक है। इस यात्रा को पार्टी बीजेपी सरकार की खामियों को जनता से अवगत कराने के लिए शुरू कर रही है। बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने 2024 में आम चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीते दिनों ही बीजेपी ने भी अपनी कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों को आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस यात्रा के सहारे क्या कमाल कर पाती है और किस तरीके से 2024 में बीजेपी को चुनौती दे पाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।